जी बेटा, देखो अब हम बात करने जा रहे हैं केल्विन साइकिल के मैकेनिज्म की कि जो केल्विन साइकिल है वो किस तरह कंप्लीट होती है। अगर हम केल्विन साइकिल की बात करें, चाहे वो C3 प्लांट है या C4 प्लांट है, ठीक है, उसमें एक ऐसा कार्बन मॉलिक्यूल, एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसमें 4 कार्बन है, लेकिन उसके अंदर भी सबसे पहले केल्विन साइकिल यानी कि उसकी एक स्टेज ऐसी आएगी जो कि केल्विन साइकिल के अंदर एंटर करती है। क्लियर। अब जब हम केल्विन साइकिल की बात करेंगे, केल्विन साइकिल के 3 मेन स्टेप होते हैं: कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल और रीजनरेशन ऑफ RUBP। कार्बोक्सिलेशन, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ये एक प्रोडक्ट का फिक्स होना, यानी कि जो CO2 रहती है जब RUBP के साथ जुड़ेगी बेटा, सबसे पहले वो कन्वर्ट होगी एक स्टेबल प्रोडक्ट में। देन जब ग्लूकोज टूटता है, हमने रेस्पिरेशन के टाइम पे 10th क्लास में पढ़ा था, उसका उल्टा कन्वर्जन चलेगा, यानी कि उसकी रिवर्सल चलती है। और जैसे ही सारे काम हो जाते हैं, फाइनली जो RUBP रहती है वो वापस से रीजनरेट हो जाती है। क्यों? RUBP का काम यही रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना एंड देन वापस से निकल के और फिर से किसी और CO2 को लाना और उसको फिक्स करना। तो ये जितनी भी साइकिल है आपको डायग्राम में ही कंप्लीट अच्छे से समझ में आ जाएगी, लेकिन इसको ध्यान से देखना। NCERT में ये जितनी सिंपल दे रखी है, एलिमेंट्री में बहुत ज़्यादा टिपिकल भी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। कंपटीशन की जब हम बात करेंगे तो आपके यही केल्विन साइकिल आगी, ना कि जो आपकी NCERT में दे रखी है। इसके 3 स्टेप देखो। जो सबसे पहला स्टेप होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। देन यहाँ वाला ये जो प्रोडक्ट बना है, यहाँ से लेके जब तक ग्लूकोज नहीं बन जाता, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। और जब वापस से RUBP रीजनरेट होती है, इसको बोलते हैं RUBP रीजनरेशन। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इस स्टेप की, जिसको कि बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। देखो, कार्बोक्सिलेशन that means addition of CO2 to another substance। कार्बन डाइऑक्साइड का किसी एक्सेप्टर के साथ जुड़ना। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड का किसी एक्सेप्टर यानी कि जिसके साथ ये अटैच कर सकता है, उसके साथ जुड़ना, उसके साथ ऐड होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन। और अगर CO2 की बात करें, इसको जो एज एक्सेप्टर यानी कि जो जोड़ने का काम करता है, उसका नाम है राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, RUBP। क्लियर। इसके पास ये कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। और RUBP इसको क्या करता है बेटा? अपने साथ अटैच कर लेता है। अब क्या रहता है कि जब ये RUBP और CO2 जब जुड़ते हैं तो इनको जोड़ने का जो काम है वो करता है एक एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को। RUBP, C फिर फॉर द कार्बोक्सिलेज एंड O फॉर द एंजाइम। रुबिस्को कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, इसलिए हम इसको रुबिस्को के नाम से भी शॉर्टकट में बोलते हैं। रुबिस्को की बात करें तो पहले इसको कार्बोक्सी डिसम्यूटेज के नाम से जाना जाता था। रुबिस्को इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। जितना भी लिविंग वर्ल्ड है उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है अमाउंट में, वो कौन है? रुबिस्को होती है। क्लोरोप्लास्ट की टोटल प्रोटीन का 16% ये अकेली बनाती है बेटा। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड और जो RUBP रहती है उसको जो रुबिस्को एंजाइम रहता है वो अटैच करता है। और अगर इस रुबिस्को की हम बात करें, इट इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रोमा ऑन आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का जो आउटर स्ट्रोमा होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। जैसे ही CO2 RUBP के साथ जुड़ती है, सबसे पहले एक इंटरमीडिएट यानी कि डायरेक्ट स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज नहीं होती, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसका नाम है 2-कार्बोक्सी 3-कीटो 1,5 बाइफॉस्फोराइबोटोल। अब ये तब की तब वाटर की प्रेजेंस में सडनली ये क्या करता है? टूट जाएगा। और जैसे ही वाटर की प्रेजेंस में टूटता है, दैट विल फॉर्म द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। NCERT में ये और ये सिर्फ ये 3 स्टेप है, ये इंटरमीडिएट स्टेप नहीं दिखा रखा। क्यों? क्योंकि इसको कोई भी नहीं पढ़ता। तो अगर आप याद ना भी करना चाहो तो चलेगा, या डायरेक्ट याद करना RUBP और जब CO2 जुड़ती हैं तो जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। It is the first stable product of photosynthesis।
फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है ये बेटा, हो गया, इसलिए इसको C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। अब चलेगी ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 3। अब क्या होएगा? अब ATP, याद आया जो ATP बनी थी लाइट रिएक्शन के टाइम पे, वो एनर्जी देगी कैसे? फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा तो ADP में कन्वर्ट हो गई और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाएगी 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी कि पहले तो सिर्फ थर्ड कार्बन के पास फॉस्फेट था, एक और फॉस्फोरस मिल गया तो पहले और तीसरे कार्बन के पास क्या हो गई? फॉस्फेट ग्रुप आ गया। यह काम किया ट्रायोज फॉस्फेट काइनेज एंजाइम। एंजाइम के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ट्रायोज फॉस्फेट काइनेज की हेल्प से कन्वर्ट हो जाती है 1,3 बाई डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बाई या डाई आप कुछ भी बोल सकते हो गया बेटा। अब क्या होगा? अब ये देखो जो NADPH है वो भी ऑक्सीडाइज होगा। कैसे? वो अब अपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देगा, NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, और इस 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट या बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को चेंज कर देगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। किसके अंदर? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की अगर हम बात करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों की ही फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास है 3 कार्बन, 3 कार्बन है। एक आइसोमरेज फॉर्म होती है, यानी कि जैसे कि इधर हाइड्रोक्सिल है इधर हाइड्रोजन, उसकी आइसोमर फॉर्म, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है तो आइसोमरेज फॉर्म ग्लिसरल्डिहाइड इसको चेंज कर देगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट में। 3 कार्बन इसके, 3 कार्बन इसके, 3 और 3 6। अब ये दोनों 6 जुड़ेंगे और ये लोग बनाएंगे फ्रक्टोज 1,3 बाईफॉस्फेट। 3 ये और 3 ये, 6 कार्बन 6, और ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट है वो निकल गया। क्योंकि जब ग्लूकोज टूटती है ना, ये काम उल्टा चलता है कि ग्लूकोज टूटती है फ्रक्टोज 6 में, फिर फ्रक्टोज 6 फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, और 6 कार्बन 3 में टूटते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा चला कि सबसे पहले ये 3 कार्बन ये 3 और 3 6 में बने, फ्रक्टोज फिर ग्लूकोज में चेंज हुई, हो गया। अब क्या रहेगा कि RUBP का जो मेन काम था कि ग्लूकोज को बनवाना वो उसने बनवा दिया। अब RUBP होएगी रीजनरेट। कैसे होएगी बेटा? ये कार्बन मॉलिक्यूल समझते हुए चलना। अब एक बार ध्यान से देखना, एक ये लंबा सा एरो चल रहा होगा, इधर चल रहा है ना। अब ये काम कैसे होता है? इसके पास 5 कार्बन होते हैं और इधर बनता है 4 कार्बन मॉलिक्यूल। कैसे? 3 कार्बन ये और 6 कार्बन इसके। 3 कार्बन किसके? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के पास है 6 कार्बन, 6 और 3 9। अब जो 9 कार्बन है वो 5 और 4 में टूटेंगे। 5 और 4 में कैसे? कि जाइलुलोज 5 फॉस्फेट उसके पास 5 कार्बन, और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट इसके पास 4 कार्बन। पहले 3 और 3 जुड़े, इन्होंने 6 कार्बन को बनाया, 6 कार्बन ने 6 को। अब जो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसके पास 6 कार्बन है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसके पास 3। बेटा टूटना तो पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि जो इसको कन्वर्ट होना वो होना उस प्रोडक्ट में, उसके पास सिर्फ 5 कार्बन है। तो जब ये 3 भी नहीं बन सकता, अकेला 6 भी नहीं, तो कैसे चलेगी ये साइकिल? कि इसके 6 कार्बन और इसके 3 कार्बन जब आपस में जुड़े बने 9, और 9 टूटेंगे 2 में, 5 में और 4 में। 5 कार्बन को बोलते हैं जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और 4 कार्बन को बोलते हैं इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ये साइकिल सिंपल सी चलती है। अब ये बीच वाली समझो, इसके पास है 4 कार्बन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट के पास है 3 कार्बन, 4 और 3 7। अब 7 जो प्रोडक्ट बनता है कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, याद आया? इसके पास 7 कार्बन, फिर 1 7 एक फॉस्फेट निकल जाएगा, स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। अब ये और ये 7 और ये, ठीक है। अब कैसे चलेगी ये साइकिल? कि 3 कार्बन ये वाले और स्यूडोहेप्टुलोज के ये 5, ठीक है। अब कैसे होएगा बेटा कि क्या चलेगा? जब स्यूडोहेप्टुलोज जब आगे की तरफ चलेगा 7 और 3 10,
10 अब टूटेंगे 5-5 में। कैसे? जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज बाइफॉस्फेट, यानी कि 5 इसके 5, 7 और 3 10। तो ये कैसे जुड़ा? 3 और 3 6, उसके बाद 6 और 3 9 टूटा 5 और 4 में, फिर 5 और 3 जब जुड़े इन्होंने बनाए 7 को, और 7 और 3 फिर वापस से जुड़े तो बने 10। मेन काम था कि 10 कार्बन मोलिक्यूल कंपाउंड कैसे बने। अब 10 आ गए, अब 10 टूटेंगे 5-5 में, जैसे इसके राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। तो चाहे राइबोज हो या जाइलुलोज हो, वो लोग कन्वर्ट होते हैं राइबुलोज 1 बाइफॉस्फेट में, और फिर से एटीपी एनर्जी देगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज से वापिस से राइबुलोज यानी कि RUBP का बनना, इसी को बोलते हैं RUBP रीजनरेशन। सिर्फ ये साइकिल अगर याद हो गई तो आपको केल्विन साइकिल याद हो जाएगी। NCERT नहीं करनी, एलिमेंट्री की साइकिल याद करनी है। क्लियर? तो बेटा जितनी भी एक्सप्लेनेशन दे रखी सारे की सारी ये होती है। तो अभी तक हम करने के लग रहे थे, एक और साइकिल चलती है जिसको कि बोलते हैं C2 साइकिल। C3 और C4 के बीच में एक और साइकिल आती है जिसको कि हम बोलते हैं C2 साइकिल। इन दोनों की उल्टी। कैसे? कि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। लेकिन इसका उल्टा होने का मतलब ऑक्सीजन लें और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करें, उसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन या फिर C2 साइकिल। आपके NCERT में भी दे रखी है। डिकर और टियो ने बताया कि टोबैको में एक उल्टा ही सिस्टम चलता है। उल्टा सिस्टम कैसे चलता है? लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP। ऑक्सीजनेशन का मतलब RUBP नॉर्मली क्या करता है, CO2 को जोड़ता है, लेकिन कई बार ऐसी प्लांट में कंडीशन आ जाती है कि RUBP CO2 को जोड़ने की बजाय वो जोड़ने लग जाता है ऑक्सीजन। यानी कि नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है, CO2 प्लस RUBP, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ग्लूकोज। लेकिन इसका जब उल्टा होए, कई जगह उल्टा मतलब RUBP CO2 के साथ ना जुड़ के O2 के साथ जुड़े, CO2 को रिलीज करे बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स के ही थ्रू जब उस मैकेनिज्म को उल्टा लेके चलता है तो उसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। यानी कि जो ऑर्गन्स रहते हैं वो उल्टा काम कर रहे हैं, है ना। इससे उल्टा ही करते हैं कि CO2 को लिया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। तो इसको समझना और समझाना काफ़ी टिपिकल था। क्यों ऐसा होता है कि RUBP किसको छोड़ के, ऑक्सीजन को छोड़ के CO2 के साथ जुड़ने लग गया? डिक्रीज इन रेट ऑफ नेट फोटोसिंथेसिस। जब बेटा ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ये प्रोसेस उल्टा पड़ जाता है कि CO2 की बजाय ऑक्सीजन बाइंड होने लग जाती है, ठीक है। या कई बार जो CO2 रहती है वो ग्रीन ऑर्गन्स में से क्या कर जाती है, ट्रांसफ़र कर जाती है, और उस कंडीशन में CO2 ना जुड़ के कौन जुड़ने लग जाता है, O2। तो जैसे वहाँ पर 3 कार्बन बन रहे थे, तो जब ये उल्टा सिस्टम चलता है यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कि रहते हैं 2 कार्बन, इसलिए इसको नाम मिला C2 साइकिल। इम्पोर्टेंट है ये नीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो ये C2 साइकिल यानी कि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट के अलावा याद रखना, आपके पास जिपमर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि C2 साइकिल फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, लेकिन कंप्लीट होने के लिए ये परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को भी लेती है। C2 साइकिल यानी कि फोटो रेस्पिरेशन की मेन साइट है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि 3 जगह चलती है वो, क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीसोम में और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में। साइक्लिक होती है और इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल, PCO साइकिल के नाम से। वहाँ पर भी जो एंजाइम था वो तो रिबिस्को, यहाँ भी रहेगा RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, रिबिस्को एंजाइम ही रहता है। क्लियर कि जब हम इस एंजाइम की बात करते हैं तो जो एक्टिव साइट होती है, चाहे वो कार्बोक्सिलेशन की हो, कार्बोक्सिलेशन मतलब चाहे वो CO2 को जोड़ रहा हो अपने साथ या O2 को जोड़ रहा हो, वो सेम होती है।
लेकिन रुबिस्को एंजाइम एफिनिटी CO2 के लिए ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू O2, यानी कि जितनी स्पीडली और जितने अच्छे से वो CO2 को जोड़ सकता है, ऑक्सीजन को नहीं जोड़ पाता। तो जो C3 प्लांट्स होते हैं, कुछ ऑक्सीजन रहती है दैट विल बाइंड टू द रुबिस्को, और जब वो O2 जुड़ जाती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं बेटा? फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? कि जो ये ऑक्सीजनेशन हो रही है ये सिर्फ कब होती है? जब CO2 और ऑक्सीजन का रेशियो इस चीज़ को फेवर करे। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ही ऑक्सीजन ऐड होगी, अगर है ही नहीं तो कौन ऐड करेगा उसको? टेम्परेचर जब हाई जाता है तो जो CO2 जो रहती है वो डिजोल्व हो जाती है, इक्विलिब्रियम में जो उसका एयर रहता है वो कम हो जाता है, और कंसंट्रेशन जो रहती है किससे ज़्यादा हो जाती है? O2 से ज़्यादा। ठीक है, O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन ऐड होने लग जाती है। ये काम कैसे चलेगा? तो उस कंडीशन में RUBP कार्बोक्सिलेज काम करेगा ऑक्सीजनेज का। कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं जोड़ रहा, किसको जोड़ रहा है? ऑक्सीजन को जोड़ रहा है। ऑक्सीजन को फिक्स करने लग जाता है। कैसे? ये देखो, RUBP हमने यही साइकिल सबसे पहला स्टेप पढ़ा था, CO2, रुबिस्को और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन यहाँ पर सेम केस बन रहा है, RUBP प्लस O2, CO2 की जगह कौन आ गया? O2, लेकिन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस में फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ध्यान से देखो, PGA जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनी बेटा, ये तो चली जाएगी C3 साइकिल में। फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसके पास 2 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको हम नाम देते हैं C2 साइकिल। समझ गए? अब जब हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की बात करेंगे, ये केल्विन साइकिल में गई, और इस फोटो रेस्पिरेशन में जो हम मेन रोल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉस्फोग्लाइकोलेट का। फॉस्फोग्लाइकोलेट अब कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलेट में। RUBP जब इसके साथ जुड़ी, PGA और फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये गई अपना फूड बनाती रहेगी, फॉस्फोग्लाइकोलेट चेंज हो जाएगी ग्लाइकोलेट में। अब आपके पास नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि परऑक्सीसोम में कौन एंटर करता है? परऑक्सीसोम में फॉस्फोग्लाइकोलेट एंटर नहीं करता, ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट जैसे ही बना, अब वो कहाँ पर चला जाएगा? जो सेल्स होती हैं किसकी? लीफ की, उसकी वहाँ पर परऑक्सीसोम, ठीक है, परऑक्सीसोम हमने सेल ऑर्गेनली पढ़े थे, वहाँ पर चला जाएगा। और परऑक्सीसोम में जैसे ही ग्लाइकोलेट गया, हम उसको बोलेंगे ग्लाइऑक्सीलेट। परऑक्सीसोम में जैसे ही ग्लाइकोलेट गया, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सीलेट के नाम से जानते हैं। एमिनेटेड अमीनो ग्रुप वगैरह जुड़ेंगे और ग्लाइऑक्सीलेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में। परऑक्सीसोम में अब ग्लाइऑक्सीलेट किसके अंदर चेंज हो गया? ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब समझे? फॉस्फोग्लाइकोलेट बना क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में ये चेंज हुआ ग्लाइकोलेट में। अब ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से एंटर करेगा परऑक्सीसोम में, परऑक्सीसोम में ग्लाइकोलेट गया, ग्लाइऑक्सीलेट और ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन वहाँ परऑक्सीसोम से कहाँ पर आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। अब 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन कंडेंस टू फॉर्म सीरीन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लाइसिन गया तो ग्लाइसिन के साथ जुड़ के किसके अंदर चेंज हो जाता है बेटा? सीरीन के अंदर। और जब ये प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया भी रिलीज आउट होती है। ध्यान से सुनना, कौन कौन रिलीज आउट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। अब जो ये सीरीन बना, ये वापिस से जाएगा परऑक्सीसोम में। ठीक है, कहाँ गया? परऑक्सीसोम में डीएमिनेटेड। अब इसमें से जो अमीनो ग्रुप है वो निकलेंगे और ये चेंज हो जाएगा ग्लिसरेट में। क्लियर? अब जो ग्लिसरेट है वो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज फोटो रेस्पिरेशन। ये मेन प्रोसेस था जो कि चलता रहता है, क्योंकि ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल थे, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया बेटा? C2 साइकिल के नाम से जानते हैं। ये रहा आपका, ये क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। RUBP ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है रुबिस्को की हेल्प से, चेंज हुआ फॉस्फोग्लाइकोलेट में, फॉस्फोग्लाइकोलेट चेंज हुआ ग्लाइकोलेट में, ग्लाइकोलेट एंटर कर गया परऑक्सीसोम में, परऑक्सीसोम में ग्लाइऑक्सीलेट और ग्लाइऑक्सीलेट चेंज हुआ ग्लाइसिन में। ये काम हो गया। अब ग्लाइसिन ने एंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया में, और 2 ग्लाइसिन जब आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं सीरीन को। ये देखो, CO2 भी निकली और अमोनिया भी निकला।
ठीक है। अब सीरीन वापिस से एंटर कर गई पेरोक्सिसोम में, चेंज हो गई ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट गया क्लोरोप्लास्ट में, वो बना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर से जा रहा है RUBP बनने के लिए। यानी कि जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। जब हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP। कि वो क्या करता है बेटा, यहाँ पर जब हम इस साइकिल की बात करेंगे, यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल चाहिए रहते हैं, एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक CO2 को बनाने में, समझे। 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट से एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक CO2 का मॉलिक्यूल बनता है। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें, 75% कार्बन लॉस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन। जब ऑक्सीजनेशन यानी कि जब RUBP बनती है तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा कि जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रहेगी वो बनेगी और ये, लेकिन ये प्रोसेस ज़रूर होता है, लेकिन 75% जो ऑक्सीजन रहती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, यानी कि 75% जो कार्बन होती है वो यहाँ पर लॉस होती है, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो कि फोटो रेस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज करते हैं। लाइट की इंटेंसिटी, जितनी लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी इसके भी जो चांसेस रहते हैं वो इंक्रीज होते हैं। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये साइकिल होगी। टेम्परेचर और एज ऑफ द लीफ, क्लियर। लेकिन इन सब में जो C4 प्लांट्स है वो एक्सेप्शन है। C2 साइकिल हमें सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में देखने को मिलती है जिनकी लीफ में C3 साइकिल चलती है। C4 प्लांट्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं एंड दे एंश्योर फोटो रेस्पिरेशन डज नो। वो अपनी मैकेनिज्म इस अकॉर्डिंग करते हैं कि वहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन होती नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो रुबिस्को जो एंजाइम होता है वो सिर्फ बंडल शीट में यानी कि चारों तरफ लेयर से कवर्ड रहता है वो, और इसकी वजह से वहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो उसको मिल नहीं पाती। बंडल शीट में इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन यानी कि सेल के अंदर की जो अमाउंट होती है CO2 की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बंडल शीट सेल में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये फोटो रेस्पिरेशन कब होती है? जब ऑक्सीजन ज़्यादा, और जब O2 ज़्यादा है ही नहीं तो वहाँ पर उन C4 प्लांट में रुबिस्को ऑक्सीजन को ऐड कर ही नहीं पाता। तो यही कारण है कि C4 प्लांट में सिर्फ रुबिस्को कार्बोक्सिलेज का काम करेगा, सिर्फ CO2 को फिक्स करने का काम करता है, O2 को फिक्स करने का काम नहीं करता। तो जो C4 प्लांट्स रहते हैं बेटा वो हाई टेम्परेचर, एरिड कंडीशन और सोल्ट कंडीशन को क्या कर लेते हैं? टॉलरेट कर लेते हैं। क्लियर। C3 प्लांट्स में ही हमें C2 साइकिल देखने को मिलती है। चलो, तो क्या इम्पोर्टेंस हुई इस फोटो रेस्पिरेशन की? इट डज नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, रिड्यूसिंग पावर ये प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि इसको तो अपने आप को पूरा करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। हर जगह इसको 2 या 3 स्टेप ऐसे आए जहाँ पर NADPH और ATP ने इसको एनर्जी दी, यानी कि उसके काम को, फोटोसिंथेसिस के काम को उल्टा करने के लग रही है। देयर इज़ 25% लॉस ऑफ फिक्स्ड CO2। जो फिक्स CO2 होती है उसका 25% तो वैसे लॉस्ट हो जाता है, यानी कि एक हाईली वेस्टफुल प्रोसेस होता है जो कि सिर्फ C3 में देखने को मिलता है। C4 प्लांट्स इस प्रॉब्लम से अपने आप को ओवरकम कर लेते हैं। कैसे? बंडल शीट सेल्स रहती हैं बेटा जहाँ पर टेम्परेचर और ऑक्सीजन दोनों ही कम है, CO2 ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वहाँ पर क्या रहेगा? सिर्फ CO2 साइकिल चलती है, यानी कि सिर्फ CO2 जो रहती है वो फिक्स होती है। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी वेयर स्टोमेटा गेट क्लोज ड्यूरिंग द डे। जब दिन में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो उस टाइम पे एनर्जी देने का काम करती है। एंड फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन है, ज़्यादा एनर्जी है तो वो भी तो उसके लिए नुकसान पहुँचाएगी, तो खुद उस एनर्जी से, उस ऑक्सीजन से उस प्लांट को क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे C4 साइकिल की।